आज हम लोग शैव और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके थे कि बौद्ध धर्म कहाँ से फैला और जैन धर्म कहाँ से फैला, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आया था वो देख चुके थे। शैव धर्म और वैष्णव धर्म से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपका, एक ब्राह्मणीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। ठीक है, हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो आप बताइए, मुरुगन का नाम आप शायद नहीं सुने होंगे। विष्णु, नटराज, वेंकटेश्वर। तो आप लोग क्लास 12 में एक चीज पढ़े थे कि नटराज की मूर्ति जो बनाई गई थी वह शिव भगवान का ही डांस करते हुए प्रतिमा है, तो नटराज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है। यह शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल और स्थान को दर्शाता है, बल्कि बिना किसी संशय के यह स्थापित भी करता है ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन उनकी गति, कंपन और ब्रह्मांड से परे शून्य की निस्तब्धता से बना हुआ है। खैर उतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, शिव का तांडव जो वे कर रहे थे उस प्रतिमा को, भंगिमा को नटराज कहा गया है। अब आता है त्रिमूर्तियों में। सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा कम की जाती है? तो आप लोग सभी जानते हैं ब्रह्मा की पूजा जो है बहुत कम की जाती है। सूर्य की पूजा तो हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। चंद्र की भी पूजा की जाती है। चंद्र तुम्हारा दोनों में लोकप्रिय है, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी। मुस्लिम लोग भी रमजान की जो ईद है वो आपका चंद्रमा को ही देख करके मनाते हैं। वायु देवता की भी पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा इधर आपका उत्तरी भारत की ओर बोले तो कम की जाती है, दक्षिणी भारत में की जाती है। जो त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कम की जाती है, विष्णु की और शिव की पूजा ज्यादा की जाती है। अब आता है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में एक नयनार के नेतृत्व में शुरू हुआ जो डैश के भक्त थे। तो नयन, नयन की बात कौन करते हैं? शिव का 3 गो नेत्र होता है, तो यह शिव के नेतृत्व में होगा। और विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ। विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता है। और एक चीज और पूछा जाता है, शिव के जो है, शिव को मानने वाले में एक आपके थे कराईकाल अमैयार, जो शिव को अपना पिता मानती थी। कराईकाल अमैयार क्लास 12 में आप लोग पढ़े थे। और अंडाल जो थी आपका, वह विष्णु भक्त थी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि विष्णु भक्त का नाम क्या है तो अंडाल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में एक नयनार के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन किससे था? शैव धर्म में से था। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। लिख लीजिएगा कॉपी पे बाद में। नयनार संतों की संख्या 63 है, जिसमें अपार, तिरु ज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति, मणि कवचगार आदि के नाम उल्लेखनीय है। अपार का दूसरा नाम क्या है? तिरुना बुकरुसु। और इसमें ये किसके समकालीन थे? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के। कॉपी पे आप लोग लिखिएगा, शैव धर्म में नयनार संतों की संख्या 63 है। 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, अपार, तिरुज्ञान, सबंद्रम, सुंदर मूर्ति, मणिकवचकार। ठीक है। अलवार किसको कहा जाता था? विष्णु के भक्तों को। शिव के भक्तों को नयनार। अब आता है पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस थे। लकुलिस जो है पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ध्यान रखिएगा, इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुड़ धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, शिव का 28वां अवतार किसको कहा जाता है? लकुलिस को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे खत्म भी हो गया आपका शैव धर्म वैष्णव धर्म, बस इतना ही था आपका। एगो एक्स्ट्रा में आपका कराईकाल अमैयार था और दूसरा आपका बोले अंडाल था। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसका एक सबसे फेमस क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? सहायता किसका लिया था इसमें? चाणक्य का। किसको हरा करके बना था? उस आदमी का नाम धनानंद। ठीक है, धनानंद को हराकर
यह जो है आपका राजा बना था। धनानंद किसका बेटा था? किसका बता? धनानंद आपका महापद्मनानंद का बेटा था, ध्यान रखिएगा। हाँ, नंद वंश से था। एक क्वेश्चन और आता है कि मौर्य वंश की नींव कब रखी गई थी? तो मौर्य वंश की नींव 322 ईस्वी पूर्व में रखी गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर भारत यानी वर्तमान ईरान तक। देख लीजिए भारत का क्षेत्र कितना दूर तक फैला हुआ है। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की थी और जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया था। अगला है 1837 में किसने पहली बार ब्राही लिपि को पढ़ा था? तो ब्राही लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ध्यान रखिएगा। इसने ही सबसे पहली बार ब्राही लिपि को पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि क्या है? एक प्राचीन लिपि है, यह एक एशियाई लिपियों से इसका विकास हुआ है। अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में बनवाई गए शिलालेख में इसके अनेक स्थानों पर मिलते हैं। अशोक क्या थे? प्रथम शासक थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थरों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अब आता है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। कौन सा अभिलेख? ब्राही लिपि, ध्यान रखिएगा। 1837 जेम्स प्रिंसेप, ब्राही लिपि। अशोक की पहचान इसमें किसके रूप में हुई? प्रियदर्शी के रूप में हुई। लेकिन एक बात आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, अशोक को प्रियदर्शी भले कहा जाए लेकिन अशोक का अगर रियल फोटो देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, एकदम काला कलूटा भैंसा नजर आता था। प्रियदर्शी मतलब जो सबका प्रिय हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो सभी आधुनिक भारतीय लिपि की जननी कौन मानी जाती है? ब्राही। और एटे नॉर्मल क्या होता है? संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। लिपि बोलेगा तो ब्राही और भाषा बोलेगा तो संस्कृत, याद रखिएगा। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है और ब्राही लिपि कई सारी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी है। तो ब्राही लिपि का प्रयोग कब हुआ है? सम्राट अशोक के लेख में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक रूप और इसकी दो धारा उत्तरी और दक्षिणी मिलती है। उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, देखिए कौन कौन आता है। उत्तरी धारा में कौन कौन लिपि है? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी लिपि। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ये सारी लिपियां हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? याद है किसी को? बृहदत्त, बहुत अच्छा, क्लास 12 में पढ़े थे हम लोग। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अब देखो अंतिम शासक बृहदत्त था तो नॉर्मल सा बात है, यह अयोग्य शासक होगा। अयोग्य मतलब योग्य नहीं होगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो दिन भर अपना समय भोग विलास में व्यतीत करता था। तो एक चीज जान लो, हमेशा भोग विलास में नहीं रहना चाहिए, फेसबुक व्हाट्सएप हमेशा नहीं चलाना चाहिए। और इसका लाभ उठाकर बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का उदय हुआ। या शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। निम्न में से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण कर लिया? किसके बाद? तो कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है, कहां पे हुआ था? कलिंग जगह का नाम है। कलिंग है कहां? उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व। ये भी बहुत बार पूछा है, शायद 12th का एग्जाम में भी पूछा था। और इसके बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने एक धर्म का प्रतिपादन भी किया था। आप लोग का ग्रेजुएशन का एक क्वेश्चन है, अशोक के धर्म पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आएगा बीए पार्ट 1 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया गया है धर्म क्या है। धर्म है साधुता, बहुत सारी अच्छी बात करना, साधुओं के प्रति उदारता, दया भाव रखना, अपने से गुरुजनों का सम्मान करना। तो ये सारा चीज दिया हुआ है धर्म में।
इसमें उसकी लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन रुमिन देई स्तंभ शिलालेख में किया गया है। धम्म के बारे में क्या बताया गया, इसका वर्णन जो है आपका रुमिन देई स्तंभ शिलालेख में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, वो कौन है? अशोक की बात करें, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और बिंबिसार। तो आपका बिंबिसार जो है आपका मौर्य वंश से नहीं है, बल्कि ये शायद गुप्त वंश से है ना। तो यही हो जाएगा आपका अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ये सब सबसे पहला बोले चंद्रगुप्त दादाजी, और बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये तीनों तो एक ही वंश से आ गया। अब बिंबिसार देखिए अलग वंश से है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, मगध साम्राज्य के में कितने राजवंश थे? तो मगध साम्राज्य में देखिए 3 राजवंश की चर्चा की गई है। कौन कौन सा है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। सबसे पहला कौन है? पहला है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार हर्यक वंश का है, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का है। अब आता है बिंबिसार। अब ये हम लोग पढ़ लिया, हर्यक वंश किससे था आपका? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद दूसरा दूसरा वंश आया। और नंद वंश की जो बात करें, इसमें आता है महापद्मनानंद, धनानंद। धनानंद बहुत तक दिन दिन धा, आप लोग का टीवी में देखे भी होंगे इसका सीरियल वगैरह। अब देखिए, कह रहा है राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो इसका नाम था संघमित्रा। अशोक की बेटी का नाम क्या है? संघमित्रा, ध्यान रखिएगा। संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री थी, जिसे एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए, ग्रेजुएशन का एक क्वेश्चन आप लोग का और बनता है कि अशोक का धर्म क्या था? तो नहीं, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कुछ लोग बौद्ध का भी मानते हैं, कुछ हिंदू का मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसने मुस्लिम के भी अच्छी बातों को लिया था। ठीक है, तो इसका कोई सार नहीं है। अशोक का धम्म, ये क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है और निश्चित आएगा ग्रेजुएशन में। कल का होमवर्क आप लोग का ये रहेगा, अशोक का धम्म के ऊपर टिप्पणी लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अशोक के पुत्र का नाम भी कभी कभी पूछ देता है। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र वर्मन था, ठीक है, और संघमित्रा उसकी बहन हो गई महेंद्र वर्मा की। अब आता है, इन लोगों को श्रीलंका भेजा गया था, सिंगल द्वीप और ताम्रपर्णी के द्वीप से भी ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की? चाणक्य की सहायता से की, ध्यान रखिएगा। और उसके पहले किसका शासन था? नंदवंश के राजा धनानंद का शासन था। और नंदवंश के बाद मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ और 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसका विस्तार कब हुआ? तो एक चीज जान लीजिए, इसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका बेटा हुआ बिंदुसार, ठीक है, लेकिन बिंदुसार इसको उतना ज्यादा फैला नहीं पाया। इसके बाद इसका पोता हुआ अशोक। अशोक ने मौर्य साम्राज्य का पूरा विस्तार किया। लेकिन कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ? स्थिति बहुत बुरी हो गई। कारण यह हुआ कि इसने युद्ध करने का विचार को त्याग दिया। फलस्वरूप जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक तो कोई उससे लड़ने नहीं आया, लेकिन अशोक के मरने के बाद बहुत सारे राज्य इसके स्वतंत्र होने लगे और मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? अब आता है, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे? तो अशोक ने, शायद अभी जस्ट हम पढ़े भी थे, हाँ, अशोक ने उत्कीर्ण कराए थे। किस लिपि में कराए थे? तो मेनली ब्राही लिपि में था, लेकिन ब्राही भी है, खरोष्टी भी है, अरामाइक भी है। कितना अभिलेख मिला है अशोक का? 40 को अभिलेख मिला है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा जितना भी लिपि आपका दिया हुआ है, कितना अभिलेख है, ये सब कॉपी पे लिखना है आपको, छोड़िएगा नहीं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अभी जस्ट बताया,
ब्रीदर था। उसका हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र सुंग किया। और कौन वंश की स्थापना की? सुंग वंश की। ध्यान रखिएगा कब किया? तो 184 ईसा पूर्व में किया। ध्यान रखिएगा किसका? ब्रीदर का हत्या। अब देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि मौर्य वंश में तुम्हारा 3 गो हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक। और अशोक के बाद हम बोले मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। तो पतन होने लगा तो ऐसा थोड़ी कि मौर्य साम्राज्य तुरंत खत्म हो जाएगा। उससे साम्राज्य कट भी रहे थे तो भी मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य बेटा होगा, मतलब बेटा पोता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के कुल का, वो अंतिम कौन था? बृहदर्थ था। अब बृहदर्थ का जब हत्या हो गया तब तुम्हारा ये आया कौन? पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश के बाद आया है कनव वंश। इसका भी पूरा डाटा है, पढ़ते जाएंगे मिलते जाएगा। देखिए अभी हम जस्ट बोल ही रहे थे और मिल भी गया। सुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? देवभूति। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। कब? 75 ईसा पूर्व में। और मगध साम्राज्य पर कनव वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो एक चीज जान लो, सबको एक दूसरे को मारा जाता है और नया नया साम्राज्य बनाया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ का हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग राज किया, उसका बेटा लोग राज किया होगा। उसके बाद जो इसका अंतिम था उसका नाम था देवभूति। देवभूति का हत्या कौन कर दिया? वासुदेव। और इसने किस वंश की स्थापना की? कनव वंश की। तो अगर पूछा जाए कनव वंश का पहला शासक कौन? तो वासुदेव। ठीक है, आप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। बिल्कुल सही बात है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि हालांकि युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग तो ही किया ही है, लेकिन एकमात्र लगा दिया तो टेंशन है। तो चलो इससे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादाजी ने की थी। बिल्कुल सही बात। अशोक का बाबूजी का नाम बिंदुसार और बाबूजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी सही है, हमसे असत्य पूछा है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर ऑप्शन की ओर। चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, इसने अशोक का विरोध किया था। अच्छा बताओ ऐसा हो सकता है क्या? चाणक्य की बात करें, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार उसको भी सपोर्ट किया होगा और उसका बेटा था तुम्हारा अशोक, तो अशोक को भी सपोर्ट किया होगा। तो भैया गलत तो यही है, विरोध तो ये किया नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि अशोक युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किया था। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? कलिंग युद्ध जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक कौन दिखाता है? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन आया था? चंद्रगुप्त। उसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन? अशोक। अशोक के बाद कौन? बृहदर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए। हाँ बी ही तो है। क्या बोले? सबसे पहला चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा बृहदर्थ। तो मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 138 वर्ष भारत का शासन किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य मंत्री कौटिल्य को जाता है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली हुआ था, लेकिन उसी के टाइम में शक्तिशाली हुआ और वही खत्म कर दिया। कारण क्या था? उसने सेना को नष्ट कर दिया था। अब इसका देखिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा, अगर एसएससी का एमटीएस सीएचएसएल को छोड़ के सीजीएल की ओर बढ़ोगे तो आपका डेट भी दे देगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक? तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का 298 से 273, अशोक का 273 से 36 और बृहदर्थ का 187 से 184। अब एक मन में आ रहा होगा सर इस सबका डाटा उल्टा का ही जा रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले से ले रहे हैं ना, इसलिए जा रहा है। इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। मेनली जो याद कीजिएगा आप चंद्रगुप्त मौर्य का याद कीजिएगा, ये स्पेशली पूछता है। और एक और था आपका कलिंग युद्ध, कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। अब आता है अशोक के कांधार, ये कांधार लिखा हुआ था आपको। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? कांधार अभिलेख की खोज ये देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं है। सी 1958 में। कांधार अभिलेखों की खोज कब की गई थी? 1958 में। अब कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी शायद कांधार है ना, अफगानिस्तान का आईडी आपका, देख लीजिएगा। तो कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में हुई थी और यहाँ पर दो भाषा मिला है, कौन कौन? ग्रीक और आरामाई। अभी हम जस्ट बताएं, अशोक ने आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और आरामाई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कांधार लेकिन आपका वही साइड है, अफगानिस्तान के साइड ही है। अब कहा जा रहा है
यह 260 ईसा पूर्व में लिखा गया था और यह पहला शिलालेख है जो उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। कंधार जो है अफगानिस्तान का एक शहर है, तब मैंने सही तो बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, कंधार है। अगला है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? तो अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। आप लोग जानते हैं सांची में आपका स्तूप भी मिला है। सांची कहाँ पे है? भोपाल के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सांची भोपाल, भोपाल यानी मध्य प्रदेश, आप सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में दैत्य के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। बता दीजिए, आप लोग सभी जानते हैं। नंदवन कब फेंका था? 322 ईसा पूर्व में। और किसकी स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ध्यान रखिएगा। और कब से कब तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन? 322 से 298। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किससे लड़ा था? तो आप लोग ये टीवी सीरियल में भी देखे हैं, सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? हेलेना। ठीक है, उससे बाद में अशोक का, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था। बिल्कुल, सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। और यह जो है एक संधि की तहत हुई थी कि यूनान से इंडिया का लड़ाई नहीं होगा। तो भाई यूनान से आया कौन था? सेल्यूकस आया था। तो शादी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, तो लड़ाई भी उसी टाइम से हो रहा था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और फिर इस दिमाग कौन लगाया था शादी का? चाणक्य लगाए थे, क्योंकि चाणक्य का कहना था कि अगर तुम उसके दामाद बन जाओगे तो वो फिर तुम पर हमला नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारा पड़ोसी से बहुत ज्यादा लड़ाई होता है तो तुम भी उसकी बेटी के साथ शादी करने, काम खत्म, सारी झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन बच करके अपना रिस्क पे करना, ये नहीं बोलना सर बोले थे। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है। तो ये आप लोग पढ़े हैं। कौन सा झील है? सुदर्शन झील। बिल्कुल, गुजरात में सुदर्शन झील जो है एक कृत्रिम जलाशय थी जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक बार आया था आप लोग का सीयूएटी का एग्जाम में, सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? याद है? राजा का नाम क्या? नाम बताए प्रियंशु? पता नहीं, थोड़ा ध्यान, ये वाकाक नरेश हमको याद आ रहा है। रुद्र दामन, थैंक यू सो मच। सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्र दामन ने कराया था। ये क्वेश्चन आपका आया है सीयूईटी का एग्जाम में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुदर्शन झील कहाँ पे है? गुजरात के गिरिनार क्षेत्र में है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था और इसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। और सम्राट अशोक के महामात्र सुशासक ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण किसने कराया? सुशासक ने। और बाद में के समय में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण कराया। और जूनागढ़ शिलालेख से शक शासक रुद्र दामन द्वारा, देखिए अभी हम जस्ट इसी का नाम का चर्चा कर रहे थे, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक शासक चाहिए। अगला है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कलिंग पे। कब? 261 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कारण क्या था? तो देखिए एक विद्वान है जिनका नाम है रोमिला थापर, ये इतिहासकार है। ठीक है, रोमिला थापर का कहना था कि अशोक का नजर क्या था? कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी। इसी कारण उसने क्या किया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ाई किया था, कलिंग युद्ध जीता था। कितना साल के बाद? राज्याभिषेक के 8 साल के बाद। और जब इसका इतना रक्तपात देखा, हृदय विदारक दृश्य देखा कि मैंने कितने लोगों को मार दिया है, इसके बाद इसने क्या किया? विजय घोष के स्थान पर धम्म विजय और धम्म घोष की नीति अपनाई। और ये बात का वर्णन किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। शिलालेख और अभिलेख एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शिला मतलब ही पत्थर, अभिलेख मतलब पत्थरों पर उसके लिए चढ़ाए गए लेख, इसी बात है।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आप सभी जानते हैं। ये सब वैशाली की बात करें, गया की वैशाली आपका जनपद में आ गया। लुम्बिनी क्या था, कुछ खास वहां का? बहुत महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र अभी पटना बन गया है, जानते ही आप लोग। मौर्य राजवंश टोटल कितना चला है? 322 से 184 टोटल चला है, 322 से 184 ईसा पूर्व। 184 ईसा पूर्व में कौन शासन कर रहा था? बृहदर्थ कर रहा था, आप सभी जानते हैं।